हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का हिस्ट्री का एक नया चैप्टर। नाम है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। बड़ा ही मस्त चैप्टर है। क्यों अच्छा है ये चैप्टर? क्योंकि इसमें एक स्टोरी है जो तुम जानोगे। अब जज कर पाओगे कि जो हिटलर था वो अच्छा था कि बुरा था। हिटलर के बारे में तो सभी जानते हैं। नाजिज्म क्या है ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। और सबसे इंपॉर्टेंट, टर्म 2 के लिए जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने वाले हैं उसमें से इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है। इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन तुमसे पूछा ही पूछा जाएगा, दिमाग में रखना अच्छे से। तो इस चैप्टर के बारे में शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर का आज इंट्रोडक्शन देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये नाजिज्म आखिर है क्या भला, और ये जो हिटलर महाशय हैं इनको इतना ज़्यादा क्रूअल क्यों कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसको समझ के चलना। इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक व्यक्ति से, एक बच्चे से जो 11 साल का है, जिसका नाम है हेलमेथ। ठीक है, हेलमेथ एक काफ़ी अच्छा बच्चा है और इसकी जो फैमिली है वो फैमिली भी काफ़ी अच्छी है। बट इसके जो फैमिली के अंदर लोग हैं वो बेसिकली किसके सपोर्टर हैं? वो नाजिज्म के सपोर्टर हैं। क्या होता है नाजिज्म अभी बताऊंगा। स्टोरी की शुरुआत होती है हेलमेथ से, जो अपने पेरेंट्स को बात करते हुए देखता है। हेलमेथ का इनके पेरेंट्स का कॉन्वर्सेशन जब इसने सुना तो ही केम टू नो कि इसके जो फादर थे वो कह रहा है कि भैया देखो, या तो मैं अकेला सुसाइड कर लेता हूँ या फिर मैं सबको मार देता हूँ। ठीक है, क्यों ऐसा कहा है इसने? क्योंकि ये नाजी सपोर्टर था, नाजिज्म का सपोर्टर। नाजिज्म एक आइडियोलॉजी है, या ऐसे कह सकते हो आप, नाजी एक तरीके का इनका कंसेप्ट था, फेथ था, जो ये समझते थे कि जो भी नाजी नहीं है, जो भी जर्मन्स नहीं है, उनको सबको हटा देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। ऐसा इसका आइडियोलॉजी था इसके फादर का। और ऐसे में इसने क्या किया, जो जूस थे, जूस एक कम्युनिटी है जो जर्मनी में रह रही थी, उनके अगेंस्ट में काम कर रहे थे। बट अचानक से जब कुछ ऐसा हुआ कि इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 ये हार गए और इनके ऊपर अब एक गवर्नमेंट, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल रूल कर रहे थे और हिटलर को हटा दिया गया था, हिटलर की कम्युनिटी नाजिज को हटा दिया गया था और जो भी नाजी सपोर्टर्स थे उनको पकड़ के मारा जा रहा था। तो इसने पहले ही ये जज कर लिया कि भैया मरने तो वाले हैं ही अपन, तो ऐसे में या तो मैं सुसाइड कर लेता हूं अकेला, या तुम लोगों को भी सुसाइड करना है तो साथ में कर लेते हैं। अब ये बच्चा सुन रहा था। अब सोचो, इसको ये जब सुनने को मिला कि अपन तो चलने वाले हैं, ऊपर जाने वाले हैं, तो इसने क्या किया, ये काफी ज्यादा डर गया। ठीक है, तो कुछ टाइम बाद इसके फादर जो थे उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया और इसने अपने फादर का जो यूनिफॉर्म था उसको घर के अंदर, वो जो थोड़ा सा ठंड से बचने के लिए आग जला के रखते हैं, वहाँ पे अपने कपड़ों को, इसकी मम्मी ने इसके फादर के कपड़ों को जलाते हुए वहाँ देखा। मतलब इसने देखा ऐसा सब कुछ यहाँ हो रहा है। इसने ये भी सुना था कि हम सब आपस में पॉइजन खा लेते हैं और जिससे कि मर जाएंगे, तो ये जो प्रॉब्लम हम फेस करने वाले हैं वो फेस हमें नहीं करना पड़ेगा। तो हेलमेथ के दिमाग में ये चीज़ आई कि फादर तो मर गए हैं और अब जो इसकी मम्मी है वो इसको भी मारेगी और खुद भी मरेगी, क्योंकि ऐसा ही तो डिस्कशन चल रहा था इनके बीच में। तो हेलमेथ के दिमाग में ये चीज चल रही थी कि अब मुझे भी पॉइजन दे दिया जाएगा और मुझे भी मार दिया जाएगा। तो ऐसे में इसने अपने घर पे खाना ही नहीं खाया कई दिन तक। अब एक बात समझने वाली है, यहां पर ऐसी क्या सिचुएशन आई कि जो नाजी सपोर्टर्स थे उनको इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा, दैट दे हैव टेकन दैट डिसीजन कि दे विल कमिट सुसाइड। ऐसा क्यों? और ऐसा क्यों कि इसने सुसाइड कर लिया, अपनी फैमिली को सुसाइड करने के लिए एक तरीके से एग्री करने की कोशिश की। और ऐसे हेलमेथ ने, या हेलमेथ के जैसे दूसरे बच्चों ने ऐसा क्यों सोचा कि उनको इस तरह की स्टेप्स में पार्टिसिपेट नहीं करना है। तो इस सब चीज़ों का जो मिला जुला सा कंसेप्ट है, इट वाज जस्ट एन काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन कि एक ऐसी सिचुएशन भी आ गई थी कि जो एक टाइम पर नाजीज का प्रोपोगेंडा था वो इतना पीक पर था और अचानक से उनको अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ गया। तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, ये तो एक छोटा सा एक इंट्रो था। अब समझो, यहां पर ये जो पूरा का पूरा जो चैप्टर है इस व्यक्ति के ऊपर है, जर्मनी की कहानी है। तो जो अडोल्फ हिटलर थे ये चाहते थे कि वो पूरे के पूरे यूरोप को जीत जाएं और जर्मनी को सबसे ज्यादा पावरफुल बना दें। ठीक है, हिटलर का कंसेप्ट क्या था? हिटलर का, मैं अभी तक हिटलर के बारे में सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि हिटलर का मानना क्या था। हिटलर का मानना सिर्फ इतना सा था कि हिटलर चाहते थे कि जर्मनी सबसे ऊपर रहे, पूरे यूरोप को जर्मनी कंट्रोल करे और जर्मनी एक तरीके से हेड रहे पूरे यूरोप का। और ये चाहते थे कि जर्मनी को ऑब्वियसली सबसे प्रायर रखेंगे और पूरे यूरोप को भी हम जीत जाएंगे। साथ ही साथ ये एक तरीके का इनका एम्बिशन था, गोल था। दे वांटेड, ये चाहते थे कि ये इस तरह की चीजें तेजी से करें और जीत जाएं सब कुछ। बट इनके जो स्टेप्स थे वो गलत थे।
जो भी इन्होंने प्रोपोगेंडा फैलाया, जो भी इन चीज़ों को, इन एम्बिशंस को जीतने के लिए जो भी इन्होंने काम किया, उसको नाजिज्म हमने कहा। एक इस तरह का आइडियोलॉजी जिसमें जो हिटलर के सपोर्टर्स थे, जिन चीज़ों को वो फॉलो करते थे, जो कंसेप्ट वो लेकर आए थे, या जिस भी तरीके से वो अपनी लाइफ को जी रहे थे, वो एक आइडियोलॉजी है और उसी आइडियोलॉजी को हमने नाजिज्म कहा। नाजिज्म इज़ नॉट अ काइंड ऑफ कि कोई चीज़ है कि एग्जिस्ट करती है। नाजिज्म एक आइडियोलॉजी है जो सिर्फ ये बताती थी कि जो नाजी सपोर्टर्स हैं वो क्या सोचते हैं, और जो भी उनके कंसेप्ट हैं, जो भी उनके थॉट्स हैं, उनको जो जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो सारे के सारे नाजिज्म है। ठीक है, देखो मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया है, जहां पे ISM लग जाता है, ISM लास्ट के अंदर ISM लग जाए, दैट मीन्स अ काइंड ऑफ थिंकिंग आइडियोलॉजी और अ फीलिंग, फीलिंग कह सकते हो। जैसे हमने नेशनलिज्म हमने पढ़ा था ना, तो फीलिंग है। तो नाजी, नाजी क्या हुआ, नाजी, तो जो नाजी है वो तो वो लोग होंगे जो कोई थॉट रखते होंगे और उस थॉट को सारे लोग मानेंगे, तो वो उसी फीलिंग को एक्सेप्ट करेंगे, तो वो हो जाएगा नाजिज्म। तो नाजिज्म वाज अ आइडियोलॉजी जिसमें लोगों को एक कॉमन सा थिंकिंग हो जाता है। जो थिंकिंग एडोल्फ हिटलर ने दिया था, उसी थिंकिंग को फॉलो करने वाले लोग नाजीज कहलाए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पर जो चीज समझने वाली है कि ये जो सारी कहानी है, जो स्टोरी है, ये कब से शुरू हुई। इसकी शुरुआत होती है बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, कब होती है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। जो हमारे हिटलर जी हैं, इनका जो एक्शन आपको दिखेगा, मेन एक्शन है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। जो कब से शुरू होता है? ये आपके 1939 से शुरू होता है और 1945 तक चलता है। लेकिन इसके पहले क्या हुआ? इसके पहले हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था आपके 1914 से 18 के बीच में। ठीक है, इस दौरान कुछ चीजें हुई और उन चीजों को बेस बनाया गया, जिसके कारण से आप कह सकते हो द पीपल दे वर नॉट हैप्पी। कुछ लोग हैप्पी नहीं थे, जिनमें से एक हिटलर भी थे। तो इसमें एलिस है, जिसमें एलिस मतलब अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड कम्युनिटी। ठीक है, तो कुछ कम्युनिटी थी जैसे इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया। इसके बाद में यूएसए भी जुड़ जाता है लास्ट में जाकर। तो इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया ने मिलकर के लड़ाई लड़ ली, किसके अगेंस्ट में? जर्मनी के, ऑस्ट्रियन हंगरियन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर के। दिख रहा होगा तुम्हें मैप में। तो ये जो पिंक कलर के हैं, ये तो वो कंट्रीज हैं जो एक पावर में थे, मतलब एक ग्रुप में थे। एले कहते हैं ना, आपने एले सुना होगा आपने, एलेज। एले क्या होता है? एले इज अ काइंड ऑफ फ्रेंडली ग्रुप। ठीक है, तो एक ग्रुप है, फ्रेंडली ग्रुप है। ये सारे आपस में ग्रुप थे और इनके अगेंस्ट में थी सेंट्रल पावर। यूरोप के सेंटर में जो पावर थी, ये सेंट्रल पावर, ये लोग मिलकर के एक दूसरे के साथ इनके बीच में वॉर हो गया। अब वॉर क्यों हुआ था इसको आपने जानना है, और ये वॉर आप जानेंगे, मतलब इसके बारे में आप जान पाएंगे। चलो ब्रीफ में बता देता हूं। इस टाइम तक क्या हो रहा था, ये सारी कंट्रीज फ्री हो रही थी। ठीक है, जैसे पहले फ्रांस हुआ, फिर इसके बाद जर्मनी हुआ, फिर इटली हुआ, धीरे धीरे सारे फ्री हो रहे थे। और ऐसे में जर्मनी के पास में पावर आ चुका था ज़्यादा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा था, अब इनके बीच में लड़ाई होना शुरू हो गई, छोटी छोटी कंट्रीज के बीच में, इन बॉर्डर्स को लेकर के। ठीक है, कि इसकी बॉर्डर इतनी होगी, इसकी बॉर्डर इतनी होगी, और सब अपनी अपनी पावर को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे थे। तो उसमें से जर्मनी भी था, ऑस्ट्रियन हंगरियन टेरिटरी भी था, ऑटोमन टेरिटरीज भी थे। तो इन्होंने क्या किया, इन छोटे छोटे कंट्रीज को अपने साथ में मिलाया और बोला कि हम मदद करते हैं तुम्हारी टेरिटरीज को बड़ा करने में। ठीक है, आप हमारे साथ में मिलकर लड़ो। तो ऐसे में बॉर्डर डिस्प्यूट्स होना शुरू हुए, और इन बॉर्डर डिस्प्यूट्स को फाइनली इन्होंने एक पूरा फेस ले लिया वर्ल्ड वॉर का। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक रीजन था, वन ऑफ द रीजंस आई एम टॉकिंग अबाउट। ये एक ही रीजन नहीं है, और भी बहुत सारे रीजंस थे, लेकिन ये भी एक रीजन है। क्लास 10th में पहले चैप्टर में आप जाके इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली हुआ क्या, सेंट्रल पावर हार गई, मतलब जर्मनी हार गया, ऑस्ट्रियन हंगरियन एम्पायर हार गया और ऑटोमन एम्पायर हार गया। अब इसका फायदा क्या होगा, जो लोग इस ग्रुप में थे, ग्रुप ए में जो थे, अब इस पूरी की पूरी टेरिटरी को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब अल्टीमेटली इस पूरे ग्रुप पे किसका रूल हो गया, इनका, जो एलिज हैं, और जो सेंट्रल पावर हैं वो हार गए हैं। अब ऐसे में दे विल टेक केयर ऑफ देयर टेरिटरीज। क्या होता है, लेट्स सी। यहां पर है वेयमार रिपब्लिक। पहले तो मैं बताता हूं वेयमार रिपब्लिक क्या है। जैसे हम बात कर रहे हैं अभी केवल जर्मनी की, तो देखो जर्मनी के साथ क्या हुआ।
जब जर्मनी हार गया तो जर्मनी के हारने के बाद जो भी वहां पर किंग था कैजर विलियम सेकंड। तो कैजर विलियम सेकंड जब हारा तो वो, अब ऑब्वियसली राजा था तो राजा तो हट गया। अब राजा के हटने के बाद में, क्योंकि वो हार चुका था, तो कोई ना कोई तो गवर्नमेंट होगी जो जर्मनी को चलाएगी। तो ऐसे ही जर्मनी को चलाने के लिए वहां पर एक गवर्नमेंट बनाएगी और वो था वीएमआर रिपब्लिक। मतलब एक तरीके की गवर्नमेंट वीएमआर रिपब्लिक थी। देखो यहां पर लिखा हुआ है वीएमआर रिपब्लिक वाज द गवर्नमेंट, कहां की, जर्मनी की, जो कि 1919 से लेकर 1933 तक रूल कर रही होती है। यहां तक समझ में आया? 1919 से 1933। 1919 क्यों? क्योंकि 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और फाइनल डिसीजन 1919 में लिया गया कि भैया हु विल टेक केयर ऑफ जर्मनी। क्योंकि अब जो केजर विलियम है वो तो केजर विलियम सेकंड है ना, याद रखना। केजर विलियम 1 अलग है, केजर विलियम सेकंड अलग है। 1 आप पढ़ेंगे क्लास 10th के पहले चैप्टर में। तो केजर विलियम सेकंड ने ये डिसीजन लिया, मतलब उन्होंने नहीं लिया, जो एलेज थे उन्होंने लिया सेंट्रल पावर के अगेंस्ट में कि अब जर्मनी को कौन टेक केयर करेगा। तो ऐसे में वीएमआर एक सिटी है, वहां पर गवर्नमेंट बनाएगी, लोगों का ग्रुप बनाया गया जिसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप अब टेक केयर करेंगे जर्मनी का। उसी को हमने कहा वीएमआर रिपब्लिक। इट वॉज द गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी जो कि आगे चल करके अब देश को चलाने वाली थी, जर्मनी को चलाने वाली थी। जर्मनी एक बहुत ही पावरफुल एम्पायर था हमेशा से ही 20th सेंचुरी के अंदर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो इन्होंने अपने साथ में ऑस्ट्रियन एम्पायर को मिला लिया और जो एलेज था, मतलब इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया, इनके साथ मिलकर के इनके अगेंस्ट में, मतलब इनके अगेंस्ट में लड़ाई शुरू कर दी ऑस्ट्रियन हंगरियन एम्पायर के साथ मिलकर के। आगे चल के इन्होंने ये दिमाग में रखा कि वी विल गेन मोर पावर, हम और ज्यादा पावर गेन कर लेंगे। लेकिन जब ये हार गए तो इंपीरियल जर्मनी जो था, मतलब जो जर्मनी था वो हार गया और ऐसे में जर्मन्स को अपनी जो जर्मन एम्पीरियर थे केजर विलियम सेकंड, उनको अपना जो पावर था वो लूज करना पड़ा, छोड़ देना पड़ा। जो एक नई नेशनल असेंबली बनी जो वीएमआर में मिली, उनके पास में अपॉर्चुनिटी थी कि अब यहां पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेकर आई जाएगी और देश को चलाना इन्होंने शुरू किया एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बना करके। अब तक राजा चल रहा था, नाउ इट वाज अ टाइम कि यहां पर जर्मन पॉलिटिक्स के अंदर पहली बार पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आएगी और उसी को हमने वीएमआर रिपब्लिक कहा। एक नेशनल असेंबली बनाएगी वीएमआर के अंदर और यहां पर इन्होंने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। देश के अंदर इन्होंने पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया और उसके हिसाब से ही इन्होंने काम करना भी शुरू किया। यहां पे जर्मन पार्लियामेंट्स को चुना गया। नाउ द पीपल ऑफ इलेक्टेड पीपल ऑफ जर्मनी वो पार्लियामेंट में बैठते थे। इस पार्लियामेंट को रिक्सटैग कहा गया, ठीक है, रिक्सटैग। ये क्या था? जर्मन पार्लियामेंट था। आगे चल के अगर हम रिक्सटैग कहें तो भी याद रखना जर्मन पार्लियामेंट ही है, ठीक है। आगे चल करके on the basis of the equal and universal vote casted by the all adult include the women। जो भी यहाँ पे इलेक्शंस हुए पहली बार, इसमें विमेन को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, सभी के साथ, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। इट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन द जर्मनी हैज सीन सच इलेक्शंस जहाँ पे सभी लोगों के पास में मौका था अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का। नाउ दे हैव गिवन द वोट एंड चूज द गवर्नमेंट। दिस रिपब्लिक however was not received well by its own people। इसके जो लोग थे वो खुद ही इस बात को अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे कि हमने हमारी पावर किसको दे दी है। ऐसे लोगों को दे दी है जो सारी बात, जो दूसरे लोगों की सारी बात एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो अपोज नहीं कर रहे हैं। क्या चीज अपोज करनी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी हम। तो मैक्सिमम जो जर्मन पीपल थे वो भी सेटिस्फाई नहीं थे इन लोगों के होने से, क्योंकि द टर्म्स इट वॉज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट आफ्टर द जर्मनीज डिफीट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्योंकि ये जो रिपब्लिक था ये एक्सेप्ट कर रहा था उन सभी एलिगेशंस को, उन सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को जो फ्रांस, इंग्लैंड या फिर रशिया इनके ऊपर इंपोज कर रहे थे। ये बोल रहे थे जी साहब जी साहब जी साहब, ठीक है, अच्छी बात है। सारी की सारी चीजें इन पे इंपोज की जा रही थी और ये सारी चीजें एक्सेप्ट कर रहे थे बिकॉज दे वर न्यू इन दैट। और जो राजा था वो तो है ही नहीं अब, तो इनके सामने कोई ऑप्शन ही नहीं था, उनको वो सारी चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ी जो जीतने वाली पार्टी ने इनके ऊपर डाली। और इसी से इनके खुद के लोग जो थे वो डिससेटिस्फाइड हो गए एंड दे हैव सेड कि भैया तुमसे ना हो पाएगा भाई, बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे, ऐसा ऐसा करके निकल लिए। तो
कुछ लोग तो इनके सपोर्ट में थे और मैक्सिमम लोग इनके अगेंस्ट में थे। तो पहली चीज समझ में आई, वीएमआर रिपब्लिक समझ में आया। वीएमआर रिपब्लिक का जो कंसेप्ट है वो ये है कि गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, वीएमआर में ये लोग मिले और उन्होंने एक पहली बार इलेक्टेड गवर्नमेंट चूज की, उसी का नाम वीएमआर रिपब्लिक रखा। रिपब्लिक का मतलब होता है जहां राजा या रानी का रूल नहीं होता, एक ऐसी जगह जहां राजा या रानी रूल नहीं करते हैं, जहां पे, या सिंपल फॉर्म में कहूं, डेमोक्रेटिक कंसेप्ट ये लेकर आए। इन्होंने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बट जर्मनी के खुद के लोग ही इनके काम करने के तरीके से हैप्पी नहीं थे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। अब देखिए, वीएमआर रिपब्लिक आई और जो अलाइज थी, अलाइज मतलब वो जो अभी हमने देखा था ग्रुप ऑफ नेशंस जो जीते थे, इन लोगों के बीच में डिस्कशन तो होगा ना। ऑफ कोर्स राजा को हटाया, वीएमआर रिपब्लिक आया, तो उनके बीच में डिस्कशन तो होगा कि भैया अब क्या, तुम तो हार गए हो, तो ट्रीटी साइन होगी कि भाई तुम हार गए, एक्सेप्ट करो इसको। तो ऐसा ही कुछ हुआ। लेकिन ये जो ट्रीटी हुई ये कहां हुई? वर्सेल्स में हुई। वर्सेल्स कहां है? जर्मनी का एक हिस्सा है। तो एक पीस ट्रीटी हुई कि भैया अब हमें नहीं लड़ना, अब हम हार गए। ठीक है, तो जो एलिस थे, इन एलिस ने इनको एक हार्श ट्रीटी करी, मतलब इनके ऊपर इतनी कठोर चीजें डाल दी, इंपोज कर दी और इतना इनको बेइज्जत किया कि इनके लिए वो चीज एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो गया। हारे हैं तो ऑफ कोर्स सहन भी करनी पड़ेगी कुछ चीजें। तो पीस ट्रीटी होनी थी कि अब हमें लड़ाई नहीं लड़नी, शांति वार्ता, वार्ता नहीं कहेंगे, शांति समझौता। ठीक है, शांति समझौता हुआ कहां पे? वर्सेल्स में। और इसके अंदर किस किस के बीच में होगा? राजा तो है नहीं, तो पहले तो बोला तुम गवर्नमेंट बनाओ, रिप्रेजेंटेटिव लेकर आओ, तो रिप्रेजेंटेटिव आ गए और गवर्नमेंट बनाएगी। तो यहां पे जो वीएमआर रिपब्लिक था उन्होंने, और जो एलिसिस थे, मतलब द पावर हु हैज वॉन द वॉर, उन्होंने मिलकर के एक ट्रीटी साइन करी और इस ट्रीटी को ही कहा गया ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ? जर्मनी को बोला गया कि भैया तुमने बहुत उद्यम मचा लिया, आपके पास अब कोई भी ओवरसीज कॉलोनी नहीं रहेगी। ओवरसीज कॉलोनी का मतलब हो गया जहां जहां पे जर्मनी का समुद्र लगता है, जर्मनी के साथ जहां जहां पे समुद्र लगता है, वो इनके पास में अब पावर या वो टेरिटरीज नहीं रहेगी। 1/10 ऑफ इट्स पॉपुलेशन, इनकी टोटल पॉपुलेशन का 10वां हिस्सा भी अब इनके अंडर में नहीं है, वो लोग भी दूसरे नेशंस के पास चले जाएंगे। द 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज, टोटल 100% टेरिटरी का 13% टेरिटरी भी इनसे छीन लिया गया। 75% ऑफ इट्स आयरन एंड 26% ऑफ इट्स कोल डिपॉजिट्स टू फ्रांस, इसके 75% तो आयरन के और 26% कोल के जो डिपॉजिट्स हैं वो फ्रांस को दे दिए गए, पोलैंड को दे दिए गए, डेनमार्क को दे दिए गए और लुथेनिया को दे दिए गए। ठीक है, तो ये अगर आप इसका मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा इन सारी टेरिटरीज के अंदर, देखो मैं दिखाता हूं, अगर आप यहां गौर करें तो आपको पता चलेगा, देखो जर्मनी ये था, ठीक है, इसके अंदर से मैक्सिमम पावर जो सबसे पावरफुल थे ऑब्वियसली कौन थे? रशिया तो उधर चला गया, रशिया तो, और फ्रांस जो था सबसे ज्यादा पावरफुल था। तो फ्रांस ने क्या किया? फ्रांस ने इसकी टेरिटरीज यहां पर, ये वाला जो टेरिटरी था, इस वाले टेरिटरीज को पूरा अपने कंट्रोल में कर लिया और बोला मैक्सिमम चीजें भैया आने दो, अपने पास ही आएगी सारी। तो मैक्सिमम चीजें इसने अपने पास ले ली। अब ऐसे में देखो क्या क्या गया इनके पास। इसके पास में गया कोल डिपॉजिट्स, आयरन डिपॉजिट्स टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लुथेनिया। डेनमार्क थोड़ा सा ऊपर चल जाता है, लंदन के जस्ट राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो इनके पास चला गया। जो एलिड पावर्स थी उन्होंने जर्मनी को और ज्यादा वीक कर दिया, इनके पास में मिलिट्री पावर छोड़ी नहीं कि मिलिट्री तुम्हारे पास होगी नहीं। तो जो अलाइड पावर है, जो एलिड्स हैं, जो एलेज हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला जर्मनी के पास में कि कोई भी तुम्हें आर्मी की जरूरत नहीं है, क्या जरूरत है, हार तो गए अभी तुम। तो इस तरह की चीज इनके पास में रखी गई। साथ ही साथ और क्या किया गया? देखो इनको कहा कि भैया तुम एक तरीके से तुम ही रेस्पॉन्सिबल हो, जितनी भी लड़ाई हुई है ना, तुमने ही भड़काया है सब लोगों को, तो एक्चुअल में गिल्ट तो तुम्हें ही होना चाहिए। जो वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल कोई पर्सन है, वॉर के लिए और डैमेजेस के लिए अगर कोई पर्सन रिस्पॉन्सिबल है तो वो केवल जर्मन कंट्री है, और तुम्हारे कारण से हमें जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई भी तुम ही करोगे। जर्मनी के ऊपर एक एलिगेशन लगा कि जो लड़ाई हुई है, इस लड़ाई के मुख्य किरदार और मुख्य कॉज आप ही हैं, तो ऐसे में जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी किसको करनी है?
तुम्हें ही करनी है। तो उस ट्रीटी में ये चीज साइन की गई है। अब भैया जो जीता है ट्रीटी, ऑफ कोर्स वो चीज तो अपने हिसाब से वो खुद ही बनवाएगा, और जो जो चीजें पॉजिटिवली उसके पॉजिटिव कंसेप्ट पर होगी, जो उसके लिए बेनिफिशियल होगी, वो चीजें भी वो करेगा। तो इन्होंने क्या किया, पहले तो तुम्हारा सब कुछ दे दो, हमें दे दिया। मिलिट्री भी तुम्हारे पास नहीं होगी, वो भी ले ली। गवर्नमेंट बना लो, तुम बना ली। अब उस गवर्नमेंट से अब क्या क्या अपने हिसाब से चीजें एक्सेप्ट करवा रहे हो कि तुम ही है तुम ही वो कारण हो जिसके कारण से लड़ाई हुई थी, और हमें जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी अब तुम करोगे। जर्मनी को कहा गया कि भैया तुम्हें कंपनसेशन देना पड़ेगा 6 बिलियन लीवर का। 6 बिलियन लीवर का, लीवर इज अ करेंसी, ओके। तो 6 बिलियन लीवर आपको पे करना पड़ेगा हमें। अब बहुत ही बड़ा अमाउंट, ठीक है। इन्होंने कहा कि आपको 6 बिलियन जो करेंसी है वो पे करनी पड़ेगी, जस्ट बिकॉज यू हैव, आपने हमें इस तरह की वॉर में इंगेज किया और आप ही के कारण से वॉर हुई, तो इतना इनके ऊपर बर्डन डाल दिया। एक और चीज देखो ना तुम, ये तो बर्डन, इन्होंने कंपनसेशन मांगा है कि जो नुकसान आपने किया उसकी भरपाई करो, लेकिन इसके अलावा ये भी तो देखो, इन्होंने कमाने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। सारी चीजें तो मैक्सिमम टेरिटरीज इन्होंने छीन ली। इसमें से और भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टेरिटरी था जो रिहिनलैंड। जो रिहिनलैंड टेरिटरी था ये रिसोर्सेज से एनरिच था। सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज यहां पर अगर जर्मनी में थे तो रिहिनलैंड एरियाज में ही थे, तो इन्होंने भी वो एरिया भी इनसे छीन लिया गया। और वेमर रिपब्लिक को ये सारी चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ी, और जर्मन्स इस बात से नाराज हो गए कि तुमने सारी चीजें एक्सेप्ट कैसे कर ली, हमारे पास में बचेगा क्या। क्योंकि ये वॉर में हार चुके थे, ये डिसग्रेस हो चुके थे वेमर रिपब्लिक में, उसके कारण से ही इट वॉज द कॉज के हिटलर जैसे लोग सामने आए अपने देश को बचाने के लिए। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इलेबरेट करके आपको इसलिए समझा रहा हूँ ये सारी चीज़ें कि स्टोरी तुम्हारे दिमाग में रहे, क्योंकि इसी चीज़ को थोड़ा सा और आगे आप पढ़ेंगे क्लास 10th में, और इसके प्रीवियसली भी आप आगे पढ़ेंगे क्लास 10th में, तो थोड़ा सा आपको ये स्टोरी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया। अभी तक हिटलर आया नहीं है सामने, ठीक है, अभी तक हिटलर का कोई भी कंसेप्ट नहीं है, लेकिन हाँ ये याद रखें, हिटलर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पार्ट था। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, हिटलर इसमें पार्ट था, लेकिन एज अ मैसेंजर। वो कोई बड़ा, बहुत ही बड़ा आर्मी के अंदर लीडर नहीं था। ही वॉज जस्ट अ काइंड ऑफ मैसेंजर इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एंड ही वॉज so much dissatisfied with the things which actually done by the Weimar Republic in Versailles Treaty। जो भी वर्सेल ट्रीटी में वेमार रिपब्लिक ने एक्सेप्ट किया उससे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे। उसी चीज का एक तरीके से बदला लेने के लिए उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर ये सब कुछ कांड किए। देखो भैया और क्या है आगे। जब ये वॉर हुई तो इस वॉर के आफ्टर इफेक्ट्स क्या थे। कौन सी वॉर? वर्ल्ड वॉर 1। इसके बाद में इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या थे, लेट्स सी। सो सबसे पहले, हमेशा जब भी कोई वॉर होती है तो ऐसे में जब लड़ाई चल रही होती है तो ऑफ कोर्स यही होता है कि नुकसान होगा, इकोनॉमिकली भी होगा, सोशली भी होगा और पॉलिटिकली भी होगा। तो ऐसा ही कुछ हुआ यहाँ पर कि यूरोप जो पहले क्रेडिटर था, क्रेडिटर मतलब जो हमेशा पहले लोगों को, यूरोप नहीं सॉरी जर्मनी, जैसे जो जर्मनी था पहले लोगों को पैसा देता था लड़ने के लिए। मैंने आपको बताया था ना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो छोटे छोटे नेशंस थे, दे आर डिजायरस टू बीइंग अपार्ट एंड दे डिजायरस टू टेक पार्टिसिपेशन, दे वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट। तो ऐसे में जर्मनी उनको एक तरीके से हेल्प कर रहा था। अब हेल्प कैसे करेगा? ऑफ कोर्स पैसे से ही करेगा। तो जो जर्मनी पहले एक तरीके से क्रेडिटर था, नाउ ही इट वाज काइंड ऑफ डेब्टर। डेब्टर मतलब अब उसको पैसा देना हो गया, देना पड़ने मतलब देना था। कैसे? अभी बताया ना मैंने आपको, 6 बिलियन करेंसी इनको देना था, पे करना था वॉर की कंपनसेशन के तौर पर। तो जो पहले लोगों को पैसा बांटता था, अब लोगों को पैसा बांटना नहीं है, उसको लोगों को पैसा चुकाना है। तो पहली चीज तो ये हुई। दूसरी चीज, इनके ऊपर बहुत सारे वॉर गिल्ड्स इंपोज कर दिए गए कि भैया यू आर द रीजन जिसके कारण से ये सब कुछ हुआ है। इनको ह्यूमिलेट किया गया, इनको एक तरीके से इनका तिरस्कार हुआ। तिरस्कार इज अ हिंदी वर्ड, बहुत भारी वाला। तो तिरस्कार का मतलब ऐसे समझो, इनको एक तरीके से डिसरेस्पेक्ट किया गया वर्ल्ड लेवल पे। और ऐसे में फाइनेंशियल क्राइसिस भी इनके पास में आए और इनको काफी ज्यादा पैसा भी पे करने को कहा गया। यहां तक समझ में आ गई बात? अब देखो और क्या हुआ। जो भी लोग वीएमआर के सपोर्टर्स थे, दोज हु सपोर्टेड द वीएमआर रिपब्लिक, जिसके अंदर सोशलिस्ट हैं, कैथलिक्स हैं और डेमोक्रेट्स हैं, ये टारगेट बन गए, इजी टारगेट बन गए कॉन्जर्वेटिव्स का। कॉन्जर्वेटिव्स का मतलब, कॉन्जर्वेटिव्स वो हैं बेटा जो
आइडियोलॉजी पुरानी रखते हैं, जिनका कंसेप्ट है राजा ही होना चाहिए या अपनी पावर को हमेशा होल्ड करके रखना चाहिए, जो पुरानी सोच के लोग थे, जो नेशनलिस्ट थे, जो नेशन के बारे में सोचते थे, उन लोगों का बिल्कुल जस्ट काइंड ऑफ मतलब आप कह सकते हो ना कि वो लोग जब भी देखते थे इन लोगों को, डेमोक्रेट्स को, जो ये चाहते थे वेमार रिपब्लिक कर रहा है, जो सही कर रहा है, तो ऐसे में जो सपोर्ट कर रहे थे इनको, वो उनको चिढ़ा करके कहते थे कि आप तो क्या है, नवंबर क्रिमिनल्स हैं। नवंबर क्रिमिनल्स का मतलब क्या है, यहां पर जो वॉर हुआ, उस वॉर के बाद में जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हमने झेले, ठीक है। अच्छा, इसको एक चीज बताता हूं, देखो समझो, अगर मैं स्पेसिफाइड करूं ना, तो देखो 28 जुलाई, ये याद रखना, 1914 से 11 नवंबर 1918, ये था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम ड्यूरेशन। तो ऐसे में जो लोग इस बात से डिससेटिस्फाइड थे कि तुमने जो भी स्टेप्स लिए हैं वो गलत लिए हैं, और नवंबर में जो तुम हार के आए हो और जो चीजें एक्सेप्ट कर रहे हो ना, इस नवंबर का कॉज कौन हो, तुम ही हो। नवंबर क्रिमिनल्स इन्हीं को कहा गया, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, ये काफी ज्यादा मतलब जब भी कोई ऐसा डिस्कशन होता था, जब भी कोई ऐसा कोई कंसेप्ट सामने आता था, या फिर जो भी दूसरे नेशन के लोग थे वो कहते थे जर्मन्स को देख करके, तुम तो नवंबर क्रिमिनल्स हो। नवंबर क्रिमिनल्स इसलिए इनको कहा गया बिकॉज नवंबर के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक तरीके से एंड हुआ था, और ऐसे में जो भी कॉज थे उन सारे कॉज को इनके ऊपर इंपोज कर दिया गया कि वेमार रिपब्लिक और इस तरह के जो लोग हैं, दे आर द रीजन जिसके कारण से ये ऑफेंड हुआ था या वॉर हुआ था। जो सोल्जर्स थे केम टू बी द प्लेस्ड अबाउ द सिविलियंस, द मीडिया ग्लोरीफाई द ट्रेंच लाइफ। यहां पर बताया गया जो सोल्जर्स थे उन सबको काफी ज्यादा सिविलियन से ऊपर रखा जाने लगा, ठीक है, उनको रेस्पेक्ट दिया जाने लगा। लेकिन ये काफी नहीं था, सिचुएशंस खराब होगी, अभी देखना कैसे होगी। आपने पढ़ा था ना, याद करो, आप तो रशियन रेवोल्यूशन पढ़ के आए हो, तो उसके अंदर भी तो था, रशिया ने पार्टिसिपेट किया था। जार निकोलस के बारे में तुमने पढ़ा था कि बीच में उसने हाथ खींच लिए थे, पढ़ा था ना 1917 तक। तो जो चीजें वहां हो रही थी वही चीजें यहां पर भी हो रही है, कि यहां पर सिविलियंस, जर्मनी के जो लोग हैं, जर्मनी के कॉमन पीपल, वो लड़े, मतलब जो सिविलियन सोल्जर्स लड़े अपने नेशन के लिए, उन लोगों को हमेशा रेस्पेक्ट ज्यादा दी जाने लगी, ठीक है। जो भी प्रोपोगेंडा है, नेशन ऑनर के ऊपर कोई बात थी, तो उन सब के लिए बहुत सारे सपोर्ट सामने आए। इन्होंने कहा कि भैया अब देश के अंदर डिक्टेटरशिप हो जाना चाहिए, और जो भी अलग अलग लोग थे अब वो चाहते थे कि यूरोप के अंदर हमारी जो डिग्निटी खत्म हुई है, हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हुई है, उसको वापस से हम रीएस्टैब्लिश करें। डेमोक्रेसी ये सारी चीज़ें नहीं कर सकती। यहाँ पे डेमोक्रेसी बहुत यंग थी, मतलब अभी अभी डेमोक्रेसी हमारे सामने डाली गई थी, लेकर आई गई थी, एंड इट वॉज नॉट काइंड ऑफ दैट थिंग जिसको अभी जरूरत है, हमें डेमोक्रेसी की जरूरत है, क्योंकि मैक्सिमम चीजें हमसे छीनी गई है। तो कुछ लोग यहाँ पे मिला जुला कंसेप्ट था, कुछ लोग इसके सपोर्ट में थे, कुछ इसके अगेंस्ट में थे। तो ऐसे में यहाँ पर वॉर का एक नेगेटिव इंपैक्ट ये था। द रेस्ट, द फ्यू पीपल, मतलब आप कह सकते हो हाफ ऑफ द नेशन जो इसके सपोर्ट में है कि जो हो रहा है चलो ठीक है, उसको हम वापस से ओवरकम करेंगे, और कुछ है कि भैया ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह का मिला जुला एक रिएक्शन था लोगों का आफ्टर द वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसको हम पढ़ेंगे और आगे, और क्या होता है इस स्टोरी में वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक इसको थोड़ा सा रिवाइज करें। हालांकि चैप्टर लंबा है, मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी इसको समझा सकूं आपको। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछना, और एनटीएससी की तैयारी अभी से करने लग जाओ, नेक्स्ट ईयर बेनिफिट मिलेगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द क्लास।